चलिए, तो कल हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था वायरस का, है ना। कितने पॉइंट देखे थे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में? कितने पॉइंट देखे थे? 10 और ज्यादा थे कुछ 11। बुक में 17 दिया है। 17 पॉइंट। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना इस यूनिट में कि वायरस के सामान्य लक्षणों को बताइए। ठीक है, ऐसे आएगा तो थोड़ा डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। ठीक, चलिए अभी हेडिंग डालिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, उनकी सामान्य संरचना। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये किस में आता है? बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो आगे जब आप लोग थर्ड सेम में अगर डीएसई बॉटनी लोगे तो फिर से ये पढ़ना पड़ेगा तीसरे चौथे सेमेस्टर में, मतलब इन्हीं को ही फिर से रिपीट पढ़ोगे। ठीक, थोड़ा पूरा नहीं। चलिए, तो जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिलेगा वायरस। अगर इसकी सममिति देखें, सममिति क्या होता है? सममिति, सिमेट्री। ठीक है, तो संरचनात्मक रूप से पूर्ण विषाणु को वायरॉन कहा जाता है। ठीक है, वायरॉन में एक न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सिड से घिरा होता है। कल देखे थे ना स्ट्रक्चर वायरस का, कुछ नहीं होता इसके पास। क्या होता है? अंदर एक होगा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या आरएनए हो सकता है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा इसके पास? बाहर एक प्रोटीन का एनवेलप मतलब जो उसको कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको कैप्सिड भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन का ये जो कवरिंग है इसको कैप्सिड कहते हैं, और ये क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड। तो दो चीज से मिलकर ये बना होता है। कैप्सिड प्रोटीन की उप इकाइयों का बना रहता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। अब ये प्रोटीन को आप देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़े का बना हुआ रहता है। तो बिल्कुल मजे एक वायरस को डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे, तो इनमें से जो एक एक यूनिट है इसको कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर, ठीक है, पूरे को कहेंगे कैप्सिड, और जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। हिंदी में भी ऐसे ही लिखाता है ये। ठीक है, कैप्सोमियर। ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर विषाणु कण मतलब वायरस पार्टिकल को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनमें एक नेगेटिव स्टेनिंग के आधार पर 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। वायरस में क्या पाया जाएगा? 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। पहला है इसको कहते हैं क्यूबॉइड और पॉलीगोनल और स्फेरिकल सिमेट्री। हिंदी में इसको बोलेंगे घनाभ अथवा बहुकोणीय अथवा गोलाकार सममिति। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वायरस आएंगे इस श्रेणी के विषाणु गोलाकार अथवा बहुकोणीय आकृति के होते हैं। मतलब पहला ये टाइप है, पहला टाइप हम क्या पढ़ रहे हैं? इसकी सिमेट्री पढ़ रहे हैं, सिमेट्री। ठीक है, सममिति। इसको 3 तरह से बांटा गया है। जो पहला टाइप है उसके अंदर जो आएंगे वो स्फेरिकल होते हैं या क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड है ना, शेप इसका भी देखते हैं। स्फेरिकल मतलब बिल्कुल ऐसा शेप, क्यूबॉइड मतलब इस टाइप के शेप में रहेगा, कुछ ऐसे छोटा छोटा इसके अंदर यूनिट ऐसा बना रहता है, ऐसा शेप में रहता है। ठीक, तो ये पहली सिमेट्री होती है। ठीक है, तो इस श्रेणी के विषाणु गोलाकार अथवा बहुकोणीय आकृति के होते हैं, और ये जनरली जंतु विषाणुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं रोग के लिए, उनका शेप जनरली आपको स्फेरिकल या क्यूबॉइडल देखने को मिलेगा। मतलब स्फेरिकल मतलब गोलाकार या बहुकोणीय। ठीक, तो इनमें भी 2 समूह के होते हैं, एक को कहेंगे नेकेड कैप्सिड और एक को कहेंगे एनवेलप्ड कैप्सिड। ठीक है, नेकेड को हिंदी में बोलेंगे अनावृत अथवा नग्न कैप्सिड, और एनवेलप्ड को बोलेंगे आवरण युक्त कैप्सिड। तो नेकेड मतलब जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसके अंदर फिर 2 आ जाएंगे, है ना। एक को कहेंगे नेकेड, नेकेड मतलब जिसके ऊपर कवरिंग नहीं मिली, नेकेड वाला। इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो भी वायरस के कारण होता था, पता ही है। पोलियो अब हमारे देश से पूरी तरह से इरेडिकेटेड किया जा सकता है, ये पता है? पता है कि नहीं? मतलब अब पोलियो नहीं होगा किसी। पहले के समय में पोलियो बहुत बड़ी बीमारी होती थी ना, मतलब बच्चे को अगर सही से टीकाकरण नहीं मिला तो पोलियो हो जाता था। पोलियो में क्या होता था, वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते थे। तो हमारे देश की सरकार ने इसका पूरा अभियान चलाया कि हर एक बच्चे को पोलियो की दवा मिले, और जब ये अभियान चला तो उस बीच में पोलियो का वायरस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो हमारा कंट्री अब पूरी तरह से पोलियो को खत्म कर सकता है।
तो जो पोलियो का वायरस होता है वो इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी स्फेरिकल क्यूबॉइडल के अंदर, नेकेड के अंदर आता है। आप सर्च करके देखना घर जाओगे तो पोलियो वायरस कैसा दिखता है, तो आप उसका शेप देखना, आपको समझ आएगा कि गोल शेप में वो दिखता है। ठीक है, इसके अलावा एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस, ये सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर कैटेगरी है जिसको कहेंगे एनवेलप। एनवेलप मतलब ऐसा वायरस जिसके पास आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसके पास आवरण पाया जाता है। तो ऐसे कौन से होते हैं, देखिए इन विषाणुओं में आवरण पाया जाता है, जैसे कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये कौन डिसीज करता है, इसका एग्जांपल है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरस का नाम है। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये इस कैटेगरी में आता है। इनके अंदर ज्यादातर जो वायरस आते हैं वो जंतु वायरस है जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक, इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। बहुकोणीय सममिति में और 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल मतलब जिसकी 4 सतह होगी, ऑक्टाहेड्रल जिसकी 8 सतह होगी, आइकोसाहेड्रल जिसकी लगभग 20 सतह होती है। तो विषाणु की आइकोसाहेड्रल आकृति सबसे सफल आकृति पाई जाती है। ठीक, आइकोसाहेड्रल 3 तरह के और मिलेंगे, है ना। टेट्राहेड्रल इसके अंदर और आ रहा है, एक और साइंटिस्ट ने अलग तरह से बांटा, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जिसकी 4 सतह है, और आइकोसाहेड्रल जिसकी लगभग 20 सतह है। मतलब आप उसका शेप ऐसे देखोगे ना वायरस का, ऐसे वाला, तो ऐसे 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 ये बटा हुआ रहेगा, मतलब हर एक इतने सारे बहुकोणीय है, उसके शेप के ऊपर बहुत सारे कोण बन रहे हैं, ऐसे वाले वायरस इन सब के अंदर आते हैं। ठीक, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होगा जिसको कहेंगे हेलिकल अथवा सिलेंड्रिकल सिमेट्री। दूसरा देखो ये सब एक टाइप का हो गया, स्फेरिकल और क्यूबॉइडल। दूसरा जो होगा, दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल या इसको नाम दिया गया है सिलेंड्रिकल। हेलिकल या सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब, सिलेंड्रिकल बोलने का मतलब है जिसका शेप सिलेंडर की तरह, मतलब ऐसे लंबा होगा, या हेलिकल होगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे कुंडलित अथवा बेलनाकार सममिति। ठीक, तो ये विषाणु बेलनाकार आकृति के होते हैं तथा कैप्सुमियर अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनका कैप्सिड खोखली सिलेंडर के समान होता है। इसकी कुंडलित संरचना होती है और न्यूक्लिक एसिड भी इनके अंदर कुंडलित स्प्रिंग के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि टीएमवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। टीएमवी का नाम पढ़े थे, क्या है, तो इनका स्ट्रक्चर जैसे ही देखो, इसके अंदर ये सिमेट्री के अंदर जो वायरस आ रहे हैं वो या तो इस तरह से शेप में होंगे, मतलब उनका इस तरह से शेप रहेगा, बहुत सारे कोण बनाने वाले, या तो ऐसे स्फेरिकल शेप के रहेंगे। इसके अंदर इस सिमेट्री के अंदर आएंगे। इसके अंदर जो वायरस आएंगे वो जनरली आपको इस शेप में मिलेंगे, ऐसे हेलिकल, मतलब ऐसे लंबे लंबे शेप के मिलेंगे। ये एक वायरस है, हेलिकल शेप रहेगा या तो सिलेंड्रिकल रहेगा, ऐसे लंबा। इसी का एग्जांपल है टोबैको मैजिक वायरस। आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसे बना रहता है, दिखना ऐसे, ये ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इसकी जो कवरिंग है वो चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन से कवर घिरा हुआ, मतलब जैसे आप बॉटल को देखते हो ना, देखो बॉटल का शेप कैसे बोलोगे, ये हेलिकल शेप है ना। तो ये वायरस जो सेकंड वाला है वो ऐसे ही दिखेगा, ये अंदर से खोखला रहता है, मतलब ये जो है ना, ये बाहर ऐसे प्रोटीन का पूरा इसमें लेयर लगे रहेगा, और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, वो भी अंदर ऐसे गोल 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 इस तरह से कैसा रहता है, लिपटा रहता है। तो ये सेकंड कैटेगरी है जिसको हम हेलिकल या सिलेंड्रिकल बोलते हैं। पहले वाला जो वायरस है वो ऐसे गोल शेप का रहेगा, सेकंड वाला कैसा है, हेलिकल शेप का। ठीक, इसमें एक तीसरी कैटेगरी आएगी, थर्ड। ये अलग अलग हम क्या देख रहे हैं, उनकी सिमेट्री देख रहे हैं वायरस की। एक तीसरी कैटेगरी आएगी जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री या जटिल। कॉम्प्लेक्स, जटिल मतलब कोई इसका वो नहीं है, एक कोई शेप नहीं बोल सकते, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप एक साथ मिलकर इसको क्या बना दिए हैं, जटिल बना दिए हैं। ठीक, तो इनके अंदर क्या है, देखिए कुछ विषाणुओं में घनाभ एवं कुंडली के दोनों की संयुक्त समिति देखने को मिलती है। इन विषाणुओं को भी 2 समूह में रखा हुआ है, एक को कहते हैं बैक्टीरियोफेज और एक को कहते हैं वैक्सीनिया।
तो इसके अंदर जो आते हैं ना, इनका सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एग्जांपल है, जैसे कि देखिए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। तो अगर आप एक प्रॉपर बैक्टीरियोफेज का शेप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से नजर आता है, ऐसा रहता है। तो बैक्टीरियोफेज का शेप ऐसा, ठीक है। इसके यहाँ पर ऐसे पेजेस निकले रहते हैं जहाँ से किसी भी चीज से अटैच होता है, कैसा रहता है। तो देखो इसका शेप और कॉम्प्लेक्स है ना। इसके अंदर ये देखो, ये वाली संरचना भी आ गई, मतलब हेलिकल वाला भी आ गया। इसके अंदर ये वाला आ गया, मतलब ये वाला आ गया। तो दोनों का मिक्स वाला आपको किसके अंदर मिलेगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग टाइप की संरचना मिलके एक वायरस बना रही है। तो सिमेट्री के आधार पे हम इस तरह से 3 इसको उसमें बांट सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए साइज एंड शेप। क्या क्या साइज और शेप हो सकता है, उसका माप और आकृति। हेडिंग डालिए, ये क्या था? सिमेट्रिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइज एंड शेप। सब किसके अंदर है? जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। उसके अंदर पहला था सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर ये 3 टाइप की सिमेट्री हो गई। दूसरा, इस हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग डालिए साइज एंड शेप, ठीक है। तो साइज एंड शेप, तो क्या साइज का रहता है? कल हम लोग साइज के बारे में भी बात किए। देखिए क्या साइज का मिलेगा आपको वायरस? बेटा साइज, साइज गोलाकार छड़ाकार नहीं, साइज। वो तो उसका शेप हो गया कि वो गोल है कि छड़ाकार है। साइज सबसे छोटा वायरस जो बताई थी, हाँ स्मॉल पॉक्स था। कितने एनएम का था? कल ही पढ़े हो। हाँ 2 बताई थी। एक 10 एनएम का था। 10 एनएम का था कौन सा? फुट एंड माउथ। हाँ फुट एंड माउथ वायरस याद करो। सबसे छोटा वायरस करके हम पढ़े थे 10 नैनोमीटर का। और प्लांट के लिए पढ़े थे 17 नैनोमीटर का अल्फा वायरस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पक्के से पूछेगा कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है। दोनों ऑप्शन दे सकता है। दोनों ऑप्शन देगा तो आपको लेना है फुट एंड माउथ, सबसे छोटा। अगर फुट एंड माउथ नहीं देके अल्फा अल्फा देगा तो ये भी लगा सकते हो, क्योंकि प्लांट के लिए सबसे छोटा वायरस कौन सा हो गया? अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखना है। तो विषाणु होते हैं, उनका साइज 10 एनएम से लेके 300 एनएम तक हो सकता है। देखो मिनिमम है 10 एनएम, इतना छोटा सबसे मिनिमम, और सबसे बड़ा वाला आपका 300 नैनोमीटर तक के साइज का हो सकता है। ये रेंज है वायरस की। अलग अलग वायरस का क्या होगा? अलग अलग शेप होगा, ठीक है। तो ये अति सूक्ष्मदर्शी जीवाणु से भी छोटे होते हैं। कल हमने देखा था कि ये बैक्टीरिया के फिल्टर से क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ज्ञात जंतु विषाणु पैर व मुंह रोग का विषाणु 10 एनएम का होता है। सबसे बड़ा एवं जटिल जंतु विषाणु लगभग 400 एनएम का होता है। पॉक्स वायरस अथवा वेरियोला का होता है। तो 400 एनएम का भी मिला हुआ है, लेकिन रेंज में 10 से 300 आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको शेप के लिए याद रखना है। बड़े का कोई वो नहीं दिया है तो बड़े को छोड़ दो, छोटा आपको याद रखना है, ठीक। और इनकी आकृति कैसी हो सकती है? शेप क्या क्या हो सकता है? कल हमने देखा था। इनका शेप गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजी, टेढ़, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी वैरायटी में हमारे पास इनके शेप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक। लिख लिए? चलिए अब इसी के अंदर तीसरा हेडिंग डालिए, इसके कंपोनेंट। ये हो गया शेप एंड साइज। तीसरा डालिए कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या क्या का मिलकर ये बना हुआ होगा वायरस? कंपोनेंट हिंदी में बोलेंगे उसके संघटक, कंपोनेंट, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट या इसको बोलेंगे संघटक या अवयव, 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 ठीक है। ठीक, तो इसके मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। कल भी हमने देखा था। एक को कहेंगे न्यूक्लिक एसिड या उसका जीनोम। कंपोनेंट कितने होते हैं वायरस के? 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक को कहते हैं इसके अंदर, इसको हम कहेंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, या इसी को ही कह देंगे जीनोम, मतलब जो इसका जीन है मेन, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट होता है, पहला इसका संघटक होता है न्यूक्लिक एसिड या वायरल जीनोम।
ठीक, ये क्या का बना होगा, ये आपका डीएनए या आरएनए का बना होगा। इसके बेसिस पे भी वायरस को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका या तो डीएनए का बना होगा या आरएनए का बना होगा। और ये क्या को बनाता है, किसी भी वायरस के केंद्रीय भाग को बनाता है। ठीक, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, मतलब एक रज्जु की हो सकता है, अथवा डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, द्विरज्जु की भी हो सकता है, रेखीय या वृत्ताकार दोनों हो सकता है। तो ये ऐसे लीनियर शेप में भी मिल सकता है, ये ऐसे सर्कुलर भी मिल सकता है। उसके बाद अगर ये लीनियर है तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड भी मिल सकता है, और सर्कुलर है तो भी आपको इस तरह से डबल स्टैंडर्ड भी मिल सकता है। तो ये 4 हमको यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिल सकती है, डीएनए के लिए भी और आरएनए के लिए भी। मतलब अगर ये डीएनए है तो सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, डबल स्टैंड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, और ऐसा सर्कुलर भी हो सकता है। अगर आरएनए है तो भी ये वैरायटी हो सकती है। तो कितनी वैरायटी है वायरस की, है ना, तभी तो इतनी बीमारी करते हैं ना भाई, हर एक के पास अपने एक अलग हो। ठीक, एमआरएनए संश्लेषण के आधार पर कुछ विषाणु धनात्मक ध्रुवता वाले होते हैं, कुछ ऋणात्मक ध्रुवता वाले भी होते हैं। मतलब अगर इस तरह से सिंगल स्टैंड है तो ये, अगर ये एमआरएनए वाला है तो ये पॉजिटिव स्टैंड भी हो सकता है, नेगेटिव स्टैंड भी हो सकता है। ये भी एक और वैरायटी है ना, वो कौन सा क्या रोग करेगा उसके आधार पे, इन्हीं के आधार पर वो डिसाइड होता है। ठीक, पादप विषाणु में आरएनए और जंतु विषाणु में डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, देखिए ज्यादातर जो प्लांट को जो बीमारी करेंगे, पौधों को जो बीमारी करते हैं, वो जो वायरस है उनके पास ज्यादातर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। जैसे आप अभी देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस का हमने डायग्राम देखा, उसमें वो जो ऐसे लपटा हुआ दिख रहा है वो क्या है, एक्चुअल में आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, और ज्यादातर जो एनिमल को जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पादप में रोग करने वाले वायरस का जीनोम बना होता है, ऐसे करके दे देगा। तो अगर दोनों ऑप्शन देगा तो आपको क्या लिखना है, आरएनए। पर एक्सेप्शन होते हैं ना, हमेशा नहीं होगा, 90% केसेस में वो आरएनए ही मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारा खोजा ही नहीं है। हो सकता है कोई डीएनए वाला वायरस भी प्लांट को इन्फेक्ट करता हो, तो ये मैक्सिमम वाला केस में चलता है, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है जिसको कहते हैं कैप्सिड। दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम कहेंगे कैप्सिड। दो ही चीज का वायरस मिलके बना है, एक हो गया न्यूक्लिक एसिड और दूसरा हो गया कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या होता है, देखिए न्यूक्लिक अम्ल वाला भाग चारों ओर से प्रोटीन कैप्सिड द्वारा घिरा रहता है। तो ये जो कैप्सिड है ये एक्चुअल में क्या का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, ये डीएनए आरएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के बने होते हैं। इनको घेर के, जैसे ये पूरा वायरस है तो अंदर भी ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसके चारों ओर ये जो हमको उसका दिखता है, इसी को कहते हैं कैप्सिड, जो क्या का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यह असंक्रामक होता है, मतलब कोई भी बीमारी होती है तो इस प्रोटीन के कारण नहीं होती है, इस डीएनए या आरएनए के कारण होती है। तो जो कैप्सिड है वो असंक्रामक होता है। यह अनेक समान रूप से प्रोटीन उप इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। अब यही प्रोटीन छोटे छोटे उप इकाइयों का बना होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड के अंदर और कैप्सोमियर कहते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर कई प्रोटीन अणुओं का बना होता है। कैप्सोमियर विशेष क्रम में विन्यस्त होकर विषाणुओं को समिति प्रदान करता है, और इनमें बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे कम आपको एक वायरस का नाम है जिसका नाम है पॉलीफेज। एक वायरस का नाम है पॉलीफेज। पॉलीफेज ये वायरस का नाम है, 171, ये उसका नाम है वायरस का। देखो कितना अच्छा नाम मेरा है, पॉलीफेज। फिर ये क्या बोलेंगे इसको, ये मैथ्स वाले बताते हो, जानते हो, पाई, पॉलीफेज 5×174, ये वायरस का नाम। ठीक है, इसके पास सबसे कम मतलब 12 कैप्सोमियर होता है। ये जो वायरस है इसके पास कितने कैप्सोमियर है, 12 कैप्सोमियर, सबसे कम। मतलब देखो जितने वायरस है उनके पास 12 कैप्सोमियर से ज्यादा ही होंगे, 12 कैप्सोमियर से ज्यादा ही होंगे। सबसे कम कैप्सोमियर 12 किसके पास मिलेगा, पॉलीफेज 5×174 के पास होता है। ठीक, टोबैको मोज़ेक वायरस का पूछता है, टोबैको मोज़ेक वायरस के पास 2130 कैप्सोमियर होते हैं। जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें जो हम लोग ये वाला डायग्राम बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जो पूरा
गोला बन रहा है ऐसे वायरस का। तो इसको अगर आप गिनोगे, ये कैप्सोमियर हुआ, ठीक है, देखो ये देखो इधर, ये पूरे को एक साथ हम कहेंगे कैप्सिड, पूरे को क्या कहेंगे एक साथ कैप्सिड। अगर एक एक को बोलेंगे तो ये कहलाएगा कैप्सोमियर, एक एक को कहेंगे तो कैप्सोमियर। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका पूरा गिना हुआ है, तो उसके पास टोटल 2130 कैप्सोमियर होते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इनके पास क्या होता है, 2130 कैप्सोमियर होता है। तो कैप्सिड का कार्य क्या है, रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, किसी जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसकी रक्षा करना, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए तीसरा ये कंपोनेंट हो गया। चौथा हेडिंग डालिए, चौथा हेडिंग डालिए एनवेलप, एनवेलप या उसको हिंदी में बोलेंगे आवरण। तीसरा हो गया कंपोनेंट, चौथा हेडिंग डालिए जिसको हम कहेंगे एनवेलप या आवरण, एनवेलप, ठीक है। एनवेलप या आवरण, ये क्या होता है देखिए, एनवेलप या आवरण ये क्या होता है देखिए, कुछ जंतु विषाणुओं में आवरण भी पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, अभी हमने वायरस का वो देखा, अंदर हमको ये डीएनए आरएनए मिलेगा, ये मिलेगा कैप्सिड, इसके ऊपर कुछ किसी किसी वायरस में इस तरह से एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। ज्यादातर ये जंतु वायरस में देखने को मिलेगा, एनिमल वायरस में। तो कैप्सिड के ऊपर भी एक और आवरण मिलता है, उसी को क्या कहेंगे, एनवेलप या आवरण। थैंक यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी सभी में नहीं मिलेगा। देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, और उसके बाद ये जो कैप्सिड है, ये सभी वायरस में मिलेगा। ये जो ऊपर का आवरण है, ये किसी किसी वायरस में देखने को मिलता है, ज्यादातर किसमें, जंतु वायरस में, ठीक है। तो यह विषाणुओं के चारों ओर एक शिथिल झिल्ली के रूप में पाया जाता है, जिसकी मोटाई 10 से 15 नैनोमीटर तक होती है। आवरण से अनेक छोटे या बड़े प्रक्षेपण प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जिनको स्पाइक कहा जाता है। तो इस आवरण से ना कई बार इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से निकला रहता है, ऐसा ये इस तरह से स्ट्रक्चर, इसको स्पाइक कहेंगे, स्पाइक। मतलब आप अगर इसको इससे देखोगे तो कांटे टाइप का नजर आएगा। अगर आपने कोविड के टाइम पे कोरोना वायरस का कहीं पर स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें भी वो ऐसे निकला 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 दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पाइक, ये भी प्रोटीन का ही बना रहता है, ठीक है। तो इसको स्पाइक कहते हैं। कैप्सिड के समान आवरण भी छोटी छोटी संरचनात्मक इकाई का बना होता है, जिसको पेप्लोमियर्स कहते हैं। तो ये भी जैसे इसकी, इसको हमने क्या कहा, कैप्सोमियर किया, इसका भी जो छोटा छोटा यूनिट होगा इसको पेप्लोमियर कहेंगे, पेप्लोमियर। छोटी छोटी जो इसकी इकाई होगी इसको पेप्लोमियर्स कहा जाता है। रासायनिक रूप से आवरण लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। लिपिड की उपस्थिति के कारण आवरण युक्त विषाणु को लाइपोवायरसेस भी कहा जाता है। अब जैसे ये पूरा प्रोटीन का बना हुआ था, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का भी बना होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा लिपिड भी देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। तो लिपिड ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जिन वायरस में ये आवरण पाया जाता है उनको लाइपोवायरस करके भी कहा जाता है। तो आपको ये पूछ सकता है कि लाइपोवायरस ऐसे वायरस है जिनमें पाया जाता है, ऑप्शन में आपको लिखना पड़ेगा लिपिड। लिपिड मिलने के कारण उनको क्या कहा जाएगा, लाइपोवायरस कहा जाता है, ठीक। अब ऐसे वायरस जिनमें ये नहीं मिलेगा आवरण, उनको नेकेड वायरस कहा जाता है, मतलब नग्न विषाणु कहा जाता है, जैसे कि फेज हो गया या प्लांट वाले वायरस हो गया, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है, छोड़ो। ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिए एंजाइम, पांचवा पॉइंट इसमें लिखिए एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम देखिए, आवरण युक्त जंतु विषाणुओं में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ज्यादातर हमने कल देखा था ना, वायरस के अंदर हमको कुछ भी नहीं मिलता है, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, इस टाइप की कोई भी चीज हमको वायरस के अंदर नहीं मिलती है। वायरस के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसका होगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एनवेलप। वो जहां भी जाता है उनकी पूरी चीजों को यूज करके अपना काम निकालता है, बहुत चालू है वायरस, है ना, ठीक है। और इसी कारण इतना रोग करता है। लेकिन कुछ कुछ वायरस है जिनके अंदर एकाध एंजाइम मिलता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए याद रखिए, रेट्रोवायरस में आरएनए मिलता है। एक वायरस है जिसका नाम है रेट्रोवायरस,
रेट्रोवायरस। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम मिलता है उसका नाम होता है आरएनएज। आरएनए मतलब जो आरएनए को तोड़ सके, ऐसा एंजाइम इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके अंदर एक और एंजाइम मिलता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आरएनएज हो गया और एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसे दो एंजाइम हैं जो किसी किसी वायरस के अंदर मिलेंगे, जिनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक, लिख लिए? ठीक, तो इतने पॉइंट देखो, अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम्पल में कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो कल जो पढ़े थे वो पूरे 10-12 पॉइंट हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस अगर पूछेगा तो आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट के अंदर ये सारी चीजें बतानी होगी। पहले नंबर पे क्या था? सिमेट्री। दूसरे नंबर पे क्या था? शेप एंड साइज। तीसरे नंबर पे कंपोनेंट। चौथे नंबर पे एनवेलप और पांचवें नंबर पे एंजाइम। इन सब को आप बताओगे तब वो क्या कराएगा? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक, चलो अब नया हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ वायरसेस। नया हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ वायरसेस। टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस को बहुत सारे तरीके से बांट सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, होस्ट के आधार पर भी बांट सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग इसको संरचना और आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर इनको 3 भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, संरचना और आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जितना बुक में दिए उतने पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ोगे तो बहुत सारे टाइप है, जैसे इनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर भी आप इनको 4 भाग में बांट सकते हो। मतलब ऐसा वायरस जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा वायरस जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऐसा वायरस जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ऐसा वायरस जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो 4 तो वहीं पर उसके डिवीजन हो गया है ना, लेकिन वो उतना नहीं पूछता है। आपके लिए जो इसमें दिया हुआ है वो है संरचना और आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा है। पहले को हम कहेंगे प्लांट वायरस। पहले को हम कहेंगे क्या? प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस ऐसे वायरस हैं जो किनको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट को, पौधों को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में हम कहेंगे पादप विषाणु। तो ये विषाणु पौधों पर आक्रमण करते हैं और इनमें जनरली जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है और इनका आवरण जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो प्लांट वायरस के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये किनको इन्फेक्ट करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट टू प्लांट, ये प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा? आरएनए होगा। और तीसरा, इनके ऊपर एनवेलप नहीं पाया जाता है, एनवेलप नहीं पाया जाता, अभी हमने देखा ना एनवेलप। तो ये होते हैं प्लांट वायरस। ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए और इनके पास आवरण या एनवेलप नहीं पाया जाता। ठीक, दूसरा वायरस है जिसको कहेंगे एनिमल वायरस। दूसरा वायरस है जिसको हम कहेंगे एनिमल वायरस। ठीक, तो एनिमल वायरस के क्या हो जाएगा? ये करते हैं इन्फेक्ट किसको? एनिमल्स को करेंगे इन्फेक्ट। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जनरली डीएनए होगा। ठीक है, और इनमें बहुत सारों में एनवेलप पाए जाते हैं। एनवेलप मतलब कि आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल वायरस। 2 टाइप में हमने इसको पहले बांट दिया। ठीक, और सभी में एनवेलप मिलेगा वो भी जरूरी नहीं है, जैसे जो पोलियो वायरस है उसमें एनवेलप नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक, तीसरा है, इसी में तीसरा टाइप दिया हुआ है, इसका नाम है आपका जीवाणुभोजी अथवा जीवाणुज विषाणु। मतलब कि इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये ऐसे वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के ऊपर ये इन्फेक्शन करके उनको क्या करते हैं? रोगग्रस्त कर देते हैं।
ठीक, तो 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरे ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, और तीसरे ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। और इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक, चलिए अब इसका नॉमेनक्लेचर है, ये थोड़ा लंबा होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वर्गीकरण तो नहीं है, नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद हम प्लांट वायरस पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। हमको कुछ वायरस के नाम पढ़ने हैं और टीएमवी को थोड़ा डिटेल में देखना है। तो अगले क्लास में टीएमवी पढ़ेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर देखेंगे, बता दें नहीं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में नॉमेनक्लेचर से कंटिन्यू करेंगे।